नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कोलिजियम सिस्टम एंड एनजेएसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको काफ़ी डिटेल में करेंगे ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं, पार्लियामेंट ने क्या क्या कानून बना रखे हैं इससे रिलेटेड, एंड सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या जजमेंट्स हैं, यानी 3 जजेस केसेस। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। कोलिजियम सिस्टम दोस्तों एक ऐसा सिस्टम है जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर से रिलेटेड चीजों को हैंडल करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि ओरिजिनली ये चीज हमारे संविधान में नहीं दे रखी थी, इसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से धीरे धीरे ऐसे ये इवॉल्व हुआ है। ठीक है, 3 जजेस केस अभी मैं आपको समझाऊंगा। 3 जजमेंट्स ऐसी थी जिससे ये सिस्टम इवॉल्व हुआ है, ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं दिया गया था। इसमें क्या होता है कि 1+4 यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज मिलके इस सिस्टम को संभालते हैं एंड सबका अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर हैंडल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कि इससे रिलेटेड हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजंस है, मतलब इनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाना चाहिए। चलिए समझते हैं। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा जो संविधान है ओरिजिनली एंड आज भी इसमें आप देखेंगे जाके आर्टिकल 124 में ना, तो इसमें दे रखा है कि राष्ट्रपति साहब के द्वारा इन सभी का अपॉइंटमेंट किया जाता है, चाहे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो। ठीक है, दोनों ही केसेस में अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति साहब के द्वारा किया जाता है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राष्ट्रपति साहब को सीजीआई को कंसल्ट करना पड़ता है अपॉइंटमेंट से पहले, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है। ठीक है, कि कंसल्ट करना पड़ता है। अब ये कंसल्ट जो करते हैं ये बाइंडिंग होता है, सिर्फ उनका ओपिनियन जानते हैं कि सीजीआई जो बोलते हैं वो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ता है। तो इसी के पीछे सारी कहानी शुरू हुई थी कि जो ये कंसल्टेशन है ये राष्ट्रपति साहब पे बाइंडिंग है या नहीं है। तो संविधान का आर्टिकल 124 बात करता है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अपॉइंटमेंट, एंड आर्टिकल 217 बात करता है हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है। बट ये कहानी शुरू कहां से हुई, तो हर चीज की कहानी कहां से स्टार्ट होती है आप लोग जानते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी एंड जब मैडम इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, इनफैक्ट 1975 से पहले भी एंड 1975 के बाद भी इन्होंने 2 चीज़ें ऐसी करी जिसकी वजह से ये सिस्टम इवॉल्व हुआ। क्योंकि ओरिजिनली तो हमारे संविधान में था नहीं कोलिजियम सिस्टम, ये किसकी देन है, ये इनकी वजह से स्टार्ट हुआ है, आप ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ना 2 बार, देखिए एक बार भी नहीं 2 बार ऐसा किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको बनाना चाहिए था उसको नहीं बनाया। बेसिकली क्या होता था कि सीनियरिटी को ध्यान में रखते हुए कि जो भी सीनियर मोस्ट जज है उसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। बट मैडम इंदिरा गांधी तो अपनी मनमानी करती थी उस टाइम पे, क्योंकि इनको जुडिशरी से काफ़ी नफरत हो गई थी, क्योंकि जुडिशरी इनके खिलाफ कई बार जजमेंट्स निकालता था जब भी ये तानाशाह बनने की कोशिश करती थी। तो क्या हुआ कि 2 बार ऐसा हुआ। एक बार हुआ हमारा 1973 में, एक बहुत ही फेमस जजमेंट है केशवानंदा भारती केस, ये आपने सुना होगा 1973 में। ठीक है, अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है हमारे संविधान की, मतलब संविधान से रिलेटेड हमारे देश के अंदर आप कह सकते हैं इससे इंपॉर्टेंट जजमेंट आज तक कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसा हमारा केस है जिसने हमारे संविधान को बचा के रखा है, इसी ने जन्म दिया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को। कि ये जो जजमेंट है ना, इस जजमेंट में ये कहा गया कि जो पार्लियामेंट है वो हर एक चीज अमेंड कर सकता है, बट हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। और इंदिरा गांधी जी क्या करती थी अपने टाइम पे, उनका जो मन करता था उसको वो चेंज कर देती थी। आपने सुना होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि मैडम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पे संविधान को इतना बदल डाला कि उस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने सारे प्रोविजंस चेंज कर दिए अपने अकॉर्डिंग, जो उनको चाहिए तो उन्होंने अपने हिसाब से कर दिए। एक तरह से आप कह सकते हैं तानाशाह बनने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, तो 1973 में क्या हुआ, जब ये जजमेंट आई ना, तो ये सबसे हाईएस्ट अभी तक का आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की जज मतलब बेंच ने डिसीजन दिया था, 13 जज बेंच ने ये डिसीजन दिया था, जिसमें 7:6 से डिसीजन दिया गया था। हुआ क्या कि ऐसे जज जिन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ जाके जजमेंट दी, मतलब जिन्होंने इस चीज को फेवर किया
कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते मैडम इंदिरा गांधी। आपको कुछ बेसिक फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन को जिसको आपको बचा के रखना है, उसको छेड़खानी नहीं करनी है उसके साथ। बट क्या हुआ, जो बाकी 6 जजेस थे अब ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए कि वो कुछ भी चेंज कर सके। बट मेजॉरिटी क्या थी कि कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदलना। तो क्या हुआ कि जो इसमें था ना 3 जजेस वो काफी सीनियर मोस्ट थे, एंड इन्हीं में से वो जो 3 है उन्हीं में से आपको एक चीफ जस्टिस बनाना था। ये नाम मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं। बट क्या हुआ, जैसे ही जजमेंट आई थी दोस्तों 24 अप्रैल 1973, ठीक है, मैं डेट भी लिख दे रहा हूँ, 24 अप्रैल 1973 को ये जजमेंट आई थी, जहां तक मेरे को याद है। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना। बट जैसे ही जजमेंट आई तो क्या हुआ, सीनियर मोस्ट जो जज थे उनको सीजीआई बनना था, ये मतलब सीनियोरिटी के हिसाब से, ठीक है। बट जिन्होंने गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट दी थी, जस्टिस एएन रे, ठीक है, मैडम इंदिरा गांधी ने इनको अपॉइंट कर दिया एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ऐसा क्यों, देखिए अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति साहब करते हैं, ये बात सही है, लेकिन राष्ट्रपति साहब को एडवाइस कैबिनेट ही देती है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो आर्टिकल 124 मैंने अभी आपको बताया, यहां पर देखिए कि राष्ट्रपति साहब सिर्फ कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि किसको जज बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए। एंड इससे पहले क्या चला आ रहा था कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सिर्फ उसी को सीजीआई बनाया जाएगा। बट इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि इनकी बात जिन्होंने नहीं मानी, इनके खिलाफ जिन्होंने जजमेंट दी, इनके फेवर में नहीं दी, इन्होंने उनके साथ उनको मतलब नहीं बनाया, एंड जिन्होंने इनके फेवर में दी थी उनको इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दी। ये था पहला केस, ठीक है। और इसके विरोध में जो ये 3 जजेस थे ना, इन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया। भाई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है कि अगर ये ऐसे करेंगे तो हम जज रह के भी क्या करेंगे, ठीक है। अब एक बार ऐसा नहीं हुआ, दूसरी बार हुआ। मैडम इंदिरा गांधी ने जब 1975 में इमरजेंसी लगाई थी ना, तो राइट टू लाइफ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, तो वो क्या है कि हमें हमारा जीने का अधिकार, ठीक है। तो पर आप जानते हैं कि मैडम इंदिरा गांधी ने उठा के सबको जेल में डाल दिया, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे एंड जितने भी लोग थे, उनकी जो भी फंडामेंटल राइट्स थे, उनके जो भी राइट टू लाइफ थे, वो सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए। तो एक जजमेंट है, इसे कहते हैं एडीएम जबलपुर जजमेंट। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एंड इस जजमेंट को दोस्तों ब्लैक डे भी कहा जाता है इंडियन जुडिशरी की लाइफ में, क्योंकि ये जजमेंट आज माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी ना, ये टोटली गलत दी थी। ये आप अगर पढ़ेंगे जाके आपको दिख जाएगा। तो क्या हुआ कि इस टाइम पे 5 जज की ये लिखा हुआ देखिए, 5 जज की बेंच ने ये फैसला दिया कि इंदिरा गांधी ने जो भी किया, मतलब फंडामेंटल राइट्स छीने ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो ठीक था। आप मौलिक अधिकार छीन सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कहा गया। बट एक जज ऐसे थे, 5 में से एक जज जस्टिस हंसराज खन्ना, ये देख लीजिए लिखा हुआ है। तो जस्टिस एचआर खन्ना ने बोला कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, टोटली रॉन्ग। देखिए ये लाइन भी लिखी हुई है, ये इकलौते थे जिन्होंने इसके खिलाफ जजमेंट मतलब अपना ओपिनियन दिया कि नहीं, मौलिक अधिकार नहीं छीना जा सकता 1975 में भी, मतलब जब भी वो इमरजेंसी थी। तो क्या हुआ कि 5 में से सिर्फ इकलौते ये थे, तो अब इनकी बारी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की। बट क्या हुआ कि इन्होंने तो गवर्नमेंट के खिलाफ जजमेंट दे दी, तो इनकी सीनियोरिटी को भी इग्नोर करते हुए इन जज साहब को बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैडम इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो क्या हुआ, एक बार होता तो लोग माफ कर देते, बट दोबारा फिर से ही कहानी स्टार्ट हो गई। तो बंदे कह रहे भाई अगर गवर्नमेंट का ही पूरा कंट्रोल रहेगा कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा कौन नहीं बनेगा, तब तो आप ये कह सकते हैं कि दादागिरी शुरू हो जाएगी, डिक्टेटरशिप शुरू हो जाएगी, डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में केसेस स्टार्ट हो जाते हैं। आपको पता है कि अगर हम पे जब भी कोई संकट आता है, गवर्नमेंट जब भी कोई दादागिरी करती है, तो हम लोग अप्रोच करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को। तो ये कहानी शुरू होती है 1981 से। देखिए जो 2 अपॉइंटमेंट थे वो लास्ट वाला 1977 में था, तो उसके 4 साल बाद ये कहानी शुरू हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसे फेमस तौर पे फर्स्ट जजेस केस कहते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों। 3 जजमेंट है, एक फर्स्ट जजेस केस, दूसरा है सेकंड जजेस केस जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड, लाइक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जजमेंट है वो, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो देखिए जो पहले ही जजमेंट है, इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दे दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, बेसिकली इसमें क्वेश्चन क्या उठा था, क्वेश्चन उठा था कि जो आर्टिकल 124 में कंसल्टेशन वर्ड है, अभी मैंने आपको बताया ना कि राष्ट्रपति साहब कंसल्ट करते हैं किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने से पहले।
तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन यही किया था कि जो ये कंसल्ट करते हैं राष्ट्रपति साहब, क्या ये बाइंडिंग है या राष्ट्रपति साहब बस एक ओपिनियन लेते हैं एंड फाइनल फैसला राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फाइनल फैसला जो है वो राष्ट्रपति का है एंड ये चीज राष्ट्रपति साहब पे बाइंडिंग नहीं है। मतलब सीजीआई जो बोले राष्ट्रपति को मानने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति साहब अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। यानी एग्जीक्यूटिव को इन्होंने एक तरह से ऊपर रखा एंड जुडिशरी को इन्होंने नीचे रखा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी है। बेसिकली इसमें देखिए लिखा भी हुआ है कि जो एक कंसल्टेशन वर्ड है ये सिर्फ एक ओपिनियन लेना है, जरूरी नहीं है कि दोनों को एक मत होना चाहिए, मतभेद हो सकते हैं एंड मतभेद होगा तो राष्ट्रपति साहब ऊपर रखे जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नीचे रखे जाएंगे। ये इस जजमेंट का फैसला था। फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में सेकंड जजिस केस में इस चीज को ओवररूल कर दिया, यानी अपनी पिछली जजमेंट को पलट दिया। अब ये देखिए केस का नाम मेरा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसको आप शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, वैसे इसको जाना सेकंड जजिस केस के नाम पे ही जाना, मतलब इसी नाम से इसको जाना जाता है। बट अगर आप ये सारी चीजें लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको हाफ मार्क्स ये सब तो एक्स्ट्रा मिलना ही है। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है एंड जो वो चीज है कंसल्टेशन, उसका मतलब है कि एक मत होना चाहिए, मतभेद अगर होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऊपर रहेंगे एंड राष्ट्रपति साहब उसके नीचे रहेंगे एक तरह से। बेसिकली इसमें यही बोला कि जो कंसल्टेशन है ऐसा नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हैं या बाइंडिंग नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया कि अब से क्या होगा, ये चीज बाइंडिंग होगी राष्ट्रपति साहब पे कि चीफ जस्टिस जो भी एडवाइस देंगे वो उनको माननी पड़ेगी कि किसको अपॉइंट करना है किसको नहीं करना। प्लस एक चीज और बोल दी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो अकेले मालिक नहीं है, मतलब वो अकेले एडवाइस नहीं देंगे, उनको अपने साथ दो और सीनियर मोस्ट जजेस को लेना पड़ेगा। यानी राष्ट्रपति साहब को जब वो एडवाइस देने जाएंगे उससे पहले उनको दो सीनियर मोस्ट जजेस से और कंसल्ट करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट के ही होंगे। ये देखिए इस पे लिखा हुआ है 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, तो पहले अपने आप तीनों आपस में एक मत बना लीजिए, उसके बाद वो एडवाइस किसको दीजिए, राष्ट्रपति साहब को, एंड वो एडवाइस राष्ट्रपति साहब पे बाइंडिंग होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस जजमेंट ने इंदिरा गांधी जी के जो भी सपने थे, मतलब उनके बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर आए या जो भी कैबिनेट आई, उनके सपनों को तोड़ दिया गया, क्योंकि इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ उसी को बनाया जाएगा जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। यानी अब आप वो चीज़ नहीं कर सकते जो मैडम इंदिरा गांधी ने करी थी, जस्टिस एन रे को बना दिया था एंड जस्टिस एमएच बेग था या जो भी नाम था आप देख लेना एक बार, उनको बना दिया था। तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते 1993 के बाद। 1993 ने ये चीज़ कंपलसरी कर दी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ उसी को बनाया जाएगा जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। एंड दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड देखिए आज की डेट में क्या होता है, जब कोई सीजीआई रिटायर होता है तो वो नेक्स्ट सीजीआई का नाम रिकमेंड करता है जो कि सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, अब नेक्स्ट केस है हमारा थर्ड जजिस केस एंड इसी केस ने जन्म दिया है दोस्तों कोलिजियम सिस्टम को, जो हमारा मेन टॉपिक है। देखिए पहली जजमेंट थी फर्स्ट जजिस केस जिसमें बोला गया राष्ट्रपति पे बाइंडिंग नहीं है एडवाइस। सेकंड बोला गया कि एडवाइस बाइंडिंग है बट चीफ जस्टिस को दो लोगों को कंसल्ट करना पड़ेगा। एंड इस केस में बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस, यानी पहले था 1+2 अब 1+4 कर दिया। तो कोलिजियम सिस्टम का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड बाकी 4 सीनियर मोस्ट जज, यही लोग मिलके राष्ट्रपति साहब के पास एडवाइस भेजते हैं एंड राष्ट्रपति जी इन्हीं की एडवाइस पे फैसला लेते हैं और अपॉइंटमेंट करते हैं। देखिए ये केस आया था अंडर आर्टिकल 143। हमारे संविधान ने राष्ट्रपति साहब को एक पावर दे रखी है जिसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। ठीक है, राष्ट्रपति साहब को संविधान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या किसी भी कानून से रिलेटेड कोई भी डाउट मन में आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मांग सकते हैं। ये कहता है आर्टिकल 143। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी रिसेंटली भी न्यूज़ में आया है क्योंकि राष्ट्रपति साहब ने फिर से एक क्वेश्चन पूछा है। अभी आपने अगर पढ़ा होगा कुछ महीने पहले की बात है कि जो गवर्नर बिल पे मतलब साइन नहीं करते, इसको विदहोल्ड कर लेते हैं लंबे समय तक, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 3 महीने का टाइम दे दिया। तो राष्ट्रपति साहब ने अपना क्वेश्चन पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ में इंटरफेयर कर सकता है, क्या आप हमें ऐसे टाइम अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि संविधान में तो चीज़ें नहीं रखी, तो आप सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फैसला सुनाएगा कुछ दिनों बाद। ठीक है, तो वो चीज़ आप न्यूज़ में तो उस पर आप मतलब नज़र बनाए रखना।
तो ये होता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कि राष्ट्रपति साहब को कोई भी डाउट आता है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस टाइम पे भी यही हुआ, राष्ट्रपति साहब गए सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने बोला कि फर्स्ट जजिस केस में तो आपने मना कर दिया, बाइंडिंग नहीं है, बट जो सेकंड जजिस केस है, एक तरह से इन्होंने सेकंड जजिस केस को ही चैलेंज किया, क्योंकि इसमें इन्होंने पूछा कि भैया जो कंसल्ट का मतलब है आपने तो हम पे बाइंडिंग कर दिया, लेकिन जो हमारा संविधान है वो तो ऐसा कहीं कहता नहीं है कि राष्ट्रपति साहब पे ये एडवाइस बाइंडिंग होगी। तो यही क्वेश्चन लेके सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जी ये अभी भी बाइंडिंग रहेगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज इंक्रीज कर दी कि जो ये 1+2 था इसको 1+4 बना दिया, कि 4 जजेस और होंगे चीफ जस्टिस के साथ जो आपको एडवाइस करेंगे। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होता है, जब कोलिजियम कोई नाम रिकमेंड करता है ना, जैसे 1+4, कोलिजियम का मतलब होता है 1+4, आप ये याद रखना, चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट। तो कोलिजियम जब नाम रिकमेंड करता है, ये नाम जाता है लॉ मिनिस्टर पे, यूनियन लॉ मिनिस्टर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन लॉ मिनिस्टर, यानी जो कानून से रिलेटेड मंत्री हैं। फिर वो अपनी ये जो फाइल यहाँ से आती है, देखिए फाइल आई लॉ मिनिस्टर पे, ये अपनी फाइल भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर पे, एंड प्राइम मिनिस्टर फिर फर्दर ये फाइल भेजते हैं राष्ट्रपति साहब पे, एंड राष्ट्रपति साहब फिर उसको अपॉइंट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कोलिजियम सिस्टम अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए दोस्तों, एक चीज और है जिसे कहते हैं NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। देखिए कोलिजियम सिस्टम हमारे संविधान में कहीं पे नहीं दे रखा, अभी हमने देखा कि 3 जजिस केस से वो चीज़ इवॉल्व हुई है। तो पार्लियामेंट ने क्या सोचा, पार्लियामेंट ने बोला कि भाई जो चीज़ हमारे संविधान में नहीं है, क्यों ना इससे रिलेटेड एक नया कानून बनाया जाए, एक ऐसा कमीशन हो जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करे, ट्रांसफर से रिलेटेड चीज़ों को डील करे। तो पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया 2014 में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2-4 बार पूछा जा चुका है अलग अलग पीसीएस में, एंड इनफैक्ट यूपीएससी में भी पूछा गया था। तो देखिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जा रही थी, मतलब अभी तो इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जो कि रिप्लेस करेगा किसको, कोलिजियम सिस्टम को। क्यों रिप्लेस करेगा, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है। इनफैक्ट इसमें सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के मेंबर्स होते हैं, अभी मैंने बताया ना 1+4, यानी सिर्फ और सिर्फ जजेस रहते हैं। तो पार्लियामेंट ने सोचा कि भैया ऐसा कमीशन बनाओ जिसमें जज के साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी रहें, यानी मंत्री वगैरह लोग भी उस कमीशन का पार्ट रहें, ताकि मिलकर फैसला ले सकें और जजेस को अपॉइंट किया जा सके। तो इन्होंने 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 में पास किया, जिसके तहत NJAC का गठन किया गया, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। अब इसमें इन्होंने क्या किया, आपको कोलिजियम तो समझ आ गया 1+4 वाला सिस्टम। इन्होंने क्या किया, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दी। ठीक है, इस मल्टी मेंबर बॉडी में ये सभी मेंबर्स होंगे। सबसे पहले क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यही इसके चेयरपर्सन होंगे। तो इस चीज की टेंशन तो इन्होंने खत्म कर दी कि भैया अपॉइंटमेंट अगर जज का है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इस कमीशन के चेयरपर्सन भी रहेंगे, ताकि एक अथॉरिटी बनी रहे। उसके बाद इन्होंने बोला सिर्फ इकलौते चीफ जस्टिस नहीं, इसके अंदर 2 और जजेस रहेंगे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के, और जजेस वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी इस ऑफिस में आएगा वो ऑटोमेटिकली इसका मेंबर बन जाएगा इस कमीशन का। जैसे जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन का मतलब क्या हुआ कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा वो ऑटोमेटिकली इस कमीशन का चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो ये 2 चीज हो गई, ये जुडिशियल मेंबर हो गए। ठीक है, मैंने जे लिख दिया कि पहले चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट, यानी 1+2 हो गया। प्लस इन्होंने बोला जो भी हमारे देश में यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे वो भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, यानी जो भी हमारा कानून मंत्री होगा वो ऑटोमेटिकली इस कमीशन का मेंबर बन जाएगा। इसके बाद इन्होंने बोला कि 2 और लोगों को अपॉइंट किया जाएगा सिविल सोसाइटी से। आप कह सकते हैं इसमें बेसिकली IAS IPS या कोई ज्ञानी लोग, बहुत एमिनेंट पर्सन्स, ठीक है, उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो इन्होंने बोला जो ये 2 लोग अपॉइंट किए जाएंगे ना, ये कोई अपनी मर्जी से नहीं करेगा, इन 2 को अपॉइंट करने के लिए भी एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। देखिए तीनों अलग अलग कैटेगरी के हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि 2 एक टीम में हो जाएंगे। चीफ जस्टिस हमारी जुडिशरी है, ये हमारे एग्जीक्यूटिव है, और ये अपोजिशन। अपोजिशन तो इनकी बात सुनेंगे नहीं, आप जानते हैं हर चीज़ में विरोध करना होता है, अपोजिशन का ये रूल ही होता है। तो कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के डिसीजंस को अपोज करें, क्रिटिसाइज करें। तो आप कह सकते हैं कि इन 2 मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए भी 3 काफ़ी बड़े लेवल के बंदों को मतलब एक 3 बड़े लोगों की कमेटी बनाई गई है। तो क्या हुआ,
यहां तक तो ठीक था। उसके बाद एक नया इसमें ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट है ये। अब इसमें एक बार आप काउंट करिए, एक चीफ जस्टिस, दूसरे ये 2 3, ठीक है, एक 4 और 2, टोटल कितने मेंबर हो गए? 6 मेंबर हो गए, ठीक है। तो इन 6 में से 1, हाँ ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है। तो इन 6 में से कोई भी 2 लोग अगर विरोध करते हैं तो फिर उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, वो उस चीज को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा सा खटकने लग गया सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये सारी चीजें चल रही थी, तो किसी ने फिर से अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, वही जो केस था ना, ऐसा एक उन्होंने फिर से अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। इसे हम कहते हैं 4th जजिस केस। मैंने यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, अभी आपको दिखाऊंगा, मैंने मेंशन तो किया था शायद से, चलो मैं कोई नहीं यहाँ पे लिख देता हूँ। 4th जजिस केस इसको कहते हैं, शायद से भूल गया। 4th जजिस केस, जैसे 3 होता है ना, इसे कहते हैं 4th जजिस केस। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को यानी एनजेएसी और 99 अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया, बोला ये बिल्कुल गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सारी चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी। एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना वो दिया है, चलिए समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट करता है। आप जानते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एक चीज, ठीक है। हमारा जो स्टेट है इसके 3 पिलर्स होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी और एक लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने वाली बॉडी, एग्जीक्यूटिव इनके बनाए गए कानून को लागू करने का काम करती है, और जुडिशरी चेक करती है कि ये जो एग्जीक्यूटिव सही से कानून को लागू कर रही है कि नहीं कर रही, लेजिस्लेटिव ने कानून सही से बनाया कि नहीं बनाया, यानी इंटरप्रिटेशन का काम जुडिशरी करती है। एंड ये तीनों बिल्कुल सेपरेट बॉडी है, ठीक है। इन तीनों का बिल्कुल अलग अलग काम है, सेपरेशन ऑफ पावर है, कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट कर रहा है कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में उंगली कर रही है एक तरह से, ठीक है, यानी दखल अंदाजी दे रही है। तो ये चीज पाई गई। यहां पे देखिए सारी चीजें लिखी हुई हैं कि प्राइमेसी ऑफ जुडिशरी इन अपॉइंटमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको केशवानंदा भारती वाला बताया ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकती। एंड ये चीज देखिए, सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा जो बात खटकी ना, वो ये वाली खटकी थी, वीटो पावर वाली, कि कोई भी 2 बंदे चाहें तो उस चीज को रोक सकते हैं, इसको ब्लॉक कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव के पास पावर आ सकती थी, बट ये चीज देखिए, मैं भी कहूंगा कि ये वीटो पावर वाला सिस्टम तो उतना सही नहीं था, बट इसको थोड़ा चेंज करने का ऑर्डर दिया जा सकता था। पूरी तरह से इसको नहीं हटाना चाहिए था। क्यों नहीं हटाना चाहिए था, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके जो कोलिजियम सिस्टम है ना, इसकी लोग काफी बुराई भी करते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स भी हम देखेंगे। और ये सही भी बात है कि अगर एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी में इन्वॉल्व कर लिया, मान लो कल को सरकार की मर्जी से जज अपॉइंट होने लगे, तब तो जो थोड़ी बहुत हमें उम्मीद रहती है कि टाइम से जजमेंट आएंगी और ये सारी चीज़ें होंगी, न्याय मिलेगा, तो वो भी नहीं रहेंगी। आज भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पेंडेंसी है हमारे देश में, जो जजमेंट्स होती हैं या जो भी केस होते हैं काफ़ी सालों तक चलते हैं। न्याय की उम्मीद में बंदा घूमता रहता है, बट वो काफ़ी उसकी बेचारे की उम्र ही निकल जाती है। देखिए ये भी जो जजमेंट थी ना, 5 लोगों की जजमेंट थी, जिसमें 4 लोगों ने फेवर दिया कि भैया ये चीज़ गलत है, और एक ने बोला, मतलब 4 लोगों ने इस एनजेएसी के खिलाफ बोला, और एक ने बोला कि जो ये एनजेएसी कानून है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। डिसेंट का मतलब होता है कि उस चीज़ के अगेंस्ट बोल दिया, मतलब डिसेंट मतलब मेजॉरिटी एक तरफ, माइनॉरिटी एक तरफ। देखिए इन्होंने सपोर्ट किया इस चीज़ को। इन्होंने बोला क्योंकि कोलिजियम सिस्टम जो है ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैंने अभी आपको बताया ना, कोलिजियम का मतलब है 1+4। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी, सिर्फ 5 लोग मिलके पूरे देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस का अपॉइंटमेंट देखते हैं, सिर्फ 5 लोग। तो कितनी ज़्यादा पावर इन 5 लोगों के पास है, और इसका कितना मिसयूज हो सकता है। आप जानते हैं जितनी ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा मिसयूज का खतरा भी बढ़ता है। तो अब हम लोग चलते मतलब इसके आगे के पॉइंट समझते हैं। देखिए ये मेरी बातें नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देश के बड़े बड़े लोग भी बोलते हैं, इनको आप अच्छे से पहचानते होंगे। हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, इन्होंने साफ साफ देखिए सीधा बोला, क्वेश्चंस इन्वॉल्वमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स। अगर आपको इस लाइन का मतलब नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूं कि हमारे देश में सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं, सीबीआई तो आप जानते होंगे ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के डायरेक्टर, लोकपाल आप जानते होंगे, जितने भी बड़े बड़े ये पद है ना, इन सब के जब अपॉइंटमेंट किया जाता है, इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो
तो 3 लोग उसमें होते हैं, एक कमेटी होती है, ठीक है। उस कमेटी में क्या होता है, मतलब उस कमेटी में 3 लोग होते हैं। जैसे मैं आपको सीबीआई वाला बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल सीबीआई में क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब होते हैं, एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, ठीक है। ये 3 लोगों की एक कमेटी होती है, ये नाम रिकमेंड करते हैं, फिर राष्ट्रपति जी इनको अपॉइंट करते हैं। तो उपराष्ट्रपति साहब यही बोल रहे हैं कि जब हम लोग एक तरह से उधर नहीं है, मतलब एग्जीक्यूटिव को तो उन्होंने बोल दिया कि आप हमारे जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, ये सेपरेशन ऑफ पावर है एंड सो ऑन। तो ये यही एक तरह से क्वेश्चन, सिर्फ इन्होंने नहीं, ऐसे बहुत बड़े बड़े एंड बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब फिर यहाँ क्या कर रहे हैं। ये भी तो एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट है ना, जो कानून लागू करने वाली बॉडी होती है, ये गवर्नमेंट की बॉडी है। तो गवर्नमेंट में जुडिशरी आ रही है, बट जुडिशरी अपने में एग्जीक्यूटिव को नहीं जाने दे रही। ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है बार बार। ये देखिए, आप द हिंदू अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, सब उसी की क्लिपिंग्स हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये देखिए, लेटेस्ट बता रहा हूँ, ये सितंबर 25 2025 का ये न्यूज़पेपर का वो है। लॉयर बॉडी ने डिमांड किया कि भैया इसमें थोड़ा बहुत चेंज करो, ताकि इस चीज़ को यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वगैरह लाई जा सके। क्योंकि मैंने बताया 5 लोग हैं, 5 लोग का मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा पावर उतना मिसयूज़ का खतरा। तो इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें आती हैं। देखिए, अगेंस्ट के ऊपर क्या क्या पॉइंट्स हैं हम देख लेते हैं, या आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। पहला, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि इसमें क्या है, कभी भी ये रीज़न नहीं दिया जाता, पब्लिक को नहीं बताया जाता कि भैया हम इनको अपॉइंट क्यों कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे। सुप्रीम कोर्ट के जज या किसी को इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो कुछ नहीं बताते, सीधा बस नाम रिकमेंड किया जाता है, राष्ट्रपति इसको अपॉइंट कर देते हैं। कोई भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं की जाती। मिसयूज ऑफ पावर मैंने आपको ये अभी बताया कि देखिए, सारी की सारी पावर उन 5 लोगों के पास दे दी, पूरे देश की जुडिशरी संभालने की, अपॉइंटमेंट करने की, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ जजेस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें भी क्या है, जब ट्रांसफर किया जाता है तो डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। इससे क्या होता है, मान लो किसी जज ने, हाई कोर्ट के किसी जज ने कोई जजमेंट दे दी या वो किसी के खिलाफ है, किसी को पसंद नहीं आई, तो उनका ट्रांसफ़र करवा दिया या किसी भी रीज़न से कर दिया। तो अगर हमें एग्जैक्ट रीज़न ही नहीं पता होगा तो इससे भी एक खतरा बढ़ता है। जो जज है वो बेचारा कैसे फिर बिना डरे जजमेंट देगा, अगर उस पर एक खतरा बना रहेगा ट्रांसफ़र वगैरह का, वो भी बिना किसी रीज़न के, कोई भी रीज़न डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा यहाँ पे कमी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो तो भैया हमारे देश में बहुत चलता है, सिर्फ इसी में नहीं, नेपोटिज्म तो आपने सुना होगा, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कहीं भी हो। क्रिकेट की बात भी आपको पता होगी, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े लोग हैं। एक थे सेलेक्टर, उनके बेटे को वर्ल्ड कप में खिला लिया गया था, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़े बेटे हैं, उनको भी एक आईपीएल, मतलब एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनके भी बेटे को आईपीएल टीम में डाल रखा है। तो नेपोटिज्म वगैरह तो बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। फिर बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के बच्चों को मौका मिल जाता है। तो ये तो पूरे देश की प्रॉब्लम है, खाली सुप्रीम कोर्ट की नहीं है या जुडिशरी की नहीं है। तो अगर इसमें नेपोटिज्म कैसे हुआ कि वो 5 लोग मिलके फैसला ले रहे हैं, अब उन 5 लोगों के कोई रिलेटिव है या कोई भाई बंधु है या कुछ भी है, तो ये आरोप लगाए जाते हैं कि जज फेवर कर रहा है अपॉइंटमेंट में या ट्रांसफ़र में, कि उनको उनके हिसाब से पोस्टिंग दे दी एंड सो ऑन। और ये सिर्फ दोस्तों देखिए, आम जनता नहीं बोलती, आप और मैं नहीं बोल रहे, लॉ कमीशन भी ये चीज़ कहता है। ऐसा नहीं है कि हम खाली हवा में बातें कर रहे हैं। जो भी हम बात कर रहे हैं, आप इसको ना अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो कि इन्होंने बोला है, तो आपके एक वजन मिल जाएगा आंसर को, ठीक है। मतलब एक थोड़ी सी आप कह सकते हैं ना कि हम बोलेंगे कोई नहीं मानेगा, लेकिन लॉ कमीशन बोल रहा था, एक थोड़ा आंसर में वजन पड़ेगा। लेकिन फेवर में क्यों लोग बोलते हैं कि भैया कोलिजियम सिस्टम है और होना चाहिए और ये ठीक चीज़ है। हमारे संविधान का आर्टिकल 50 कहता है, जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई ना, ये एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और ये वाली, तो हमारे संविधान का आर्टिकल 50 यही कहता है कि भैया कृपया करके इस बॉर्डर को मेंटेन किया जाए, जुडिशरी इधर दखल अंदाजी ना करे और एग्जीक्यूटिव इधर दखल अंदाजी ना करे। तो ये बस फेवर में एक ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट है कि अगर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में आएगी तो ये चीज़ थोड़ी सी ब्रेक होगी, ठीक है। तो क्योंकि देखिए, अगर गवर्नमेंट को दे दिया जाए ना जज अपॉइंट करने के लिए, तो आप जानते हैं सरकार तो भैया जो नेता लोग होते हैं वो क्या करेंगे, फिर अपने हिसाब से जज बैठा देंगे। आप इंदिरा गांधी का सोचिए ना, जब ये सारी चीज़ें नहीं थी कोलिजियम सिस्टम, उन्होंने जस्टिस एएन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया, 3 सीनियर जज को बाईपास करके। बहुत ही गलत चीज़ थी ना वो, अपने हिसाब से ही तो उन्होंने किया, एक बारी में नहीं मानी, दोबारा उन्होंने ऐसे ही किया। जस्टिस HR खन्ना को CJI नहीं बनाया, जबकि आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, जो भी लॉयर्स वगैरह होंगे या जो भी एडवोकेट्स वगैरह ना,
जस्टिस हंसराज खन्ना वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको एक लाइन बताई, जो एडीएम जबलपुर वाला केस था ना दोस्तों, इसको ब्लैक डे माना जाता है इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री में, ठीक है। तो उस जजमेंट में सिर्फ इकलौते जस्टिस हंसराज खन्ना जी थे जिन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। आप किसी की लाइफ किसी से नहीं छीन सकते, वो भी बिना किसी कारण के। किसी को उठा के जेल में पटक दिया बिना किसी कारण के, क्यों? क्योंकि सिर्फ वो आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है, जनता को जागरूक कर रहा है। इंदिरा गांधी ने क्या किया था? उठा के जेल में डाल दिए जितने भी बड़े बड़े, आप नाम सुन लीजिए, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको उठा के जेल में डाल दिया, क्योंकि वो जनता को जागरूक कर रहे थे। कोई ऐसा कोई बड़ा क्राइम तो किया नहीं था, आतंकवादी तो थी नहीं। तो जस्टिस हंसराज खन्ना यही कहते हैं, भाई अगर तुम किसी की लिबर्टी छीन लोगे, किसी की लाइफ छीन लोगे, तो उसके जीने का मतलब क्या है फिर? तो इसलिए इनकी इज्जत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुडिशरी की हिस्ट्री में सबसे गलत डिसीजन सुनाया था ना, उस टाइम सिर्फ हंसराज खन्ना जी थे जिन्होंने इसको डिफेंड किया था, इसको मना किया था कि नहीं भैया तुम लोग गलत कर रहे हो, ये चीज़ गलत है। तो इसलिए वो सबसे रिस्पेक्टेड जज हैं। शायद से सुप्रीम कोर्ट में उनकी फोटो भी लगी हुई है, ऐसा मैंने सुना है, मतलब मैंने देखा तो नहीं है, सिर्फ सुना है। मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, पहला क्वेश्चन। जैसे वो सीबीआई के डायरेक्टर वगैरह को अपॉइंट करने के उसमें आते कमेटी में। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए, क्या कोलिजियम सिस्टम में एग्जीक्यूटिव का रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट को इसका पार्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। एंड दूसरी चीज़, अगर नहीं बनना चाहिए तो इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि लोगों का भरोसा इस पर बढ़े, ट्रांसपेरेंसी वगैरह से रिलेटेड जो भी पॉइंट है ना, वो सारी चीज़ें। देखिए, जितनी ज़्यादा चीज़ें साफ़ सुथरी रहेंगी उतना ज़्यादा लोगों का भरोसा रहेगा। जितना ज़्यादा उसमें वो रहेगा ना कि भैया छुपा के काम किया जा रहा है, उसमें लोगों का भरोसा कम रहता है। तो आप मेरे को एक बार बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है। मेरे हिसाब से तो दोस्तों यहाँ पे अगर चीफ जस्टिस साहब हैं तो यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, बट थोड़ी वेटेज इनको हल्की सी ज़्यादा मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पूरा कंट्रोल मिल गया इनके ऊपर, तब तो फिर ये कुछ भी करेंगे, अपने हिसाब से कानून बनाएंगे, आपके सारे मौलिक अधिकार छीन लेंगे एंड सो ऑन, क्योंकि जुडिशरी का कंट्रोल इनके पास चला गया, अपॉइंटमेंट इनके पास आ गया। अभी भी कई आरोप लगाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए, मैं नाम तो नहीं लूँगा, कोई जजमेंट आई, बड़ी जजमेंट आई, वो जज साहब रिटायर हो गए जिन्होंने जजमेंट दी, तो उनको किसी और कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाता है। उन पे आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने गवर्नमेंट को फेवर किया, इसलिए गवर्नमेंट ने सिर्फ उनको अपॉइंट किया एज अ चेयरमैन ऑफ सम कमीशन या किसी भी कमीशन का, ठीक है। तो देखिए, एग्जीक्यूटिव का थोड़ा रोल तो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 100% पावर किसी भी उसको दे दोगे, 3 बॉडी है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, आप 100% पावर अगर किसी एक को भी दे दोगे ना दोस्तों, वो हमारे लिए गलती होगा, भारत की जनता के लिए नुकसान होगा उसमें। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा मिसयूज का खतरा। केशवानंदा भारती केस ने क्या किया, लेजिस्लेचर की जो पावर थी उसको थोड़ा सा कम कर दिया। पहले क्या था, आर्टिकल 368 कहता था कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं है। आर्टिकल 13 कहता था कि पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को हनन नहीं कर सकता था, बट केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे रोक लगा दी कि भैया आप कुछ भी करिए पर बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं छेड़ सकते। बेसिक स्ट्रक्चर के उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोल दिया कि आर्टिकल 50 बेसिक स्ट्रक्चर है कि आप जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव इनका सेपरेशन जरूरी है। आप इनमें ऐसे दखल अंदाजी नहीं कर सकते, वरना कैसे चलेगा हमारा देश, आप अगर संविधान को ही फॉलो नहीं करेंगे। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे पाबंदी लगा दी, थोड़ी सी पावर कम कर दी। अगर अनलिमिटेड हो जाता तब तो फिर पार्लियामेंट कुछ भी करती, जैसे इंदिरा गांधी कर रही थी अपने टाइम पे। उन्होंने तो पूरा संविधान ही बदल दिया। आर्टिकल कह रहा हूँ, 42वां संशोधन आप जाके गूगल करना, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा इन्होंने छेड़खानी कर दी कि इसके बाद जो गवर्नमेंट आई 44th अमेंडमेंट, उन्होंने सिर्फ काम ही इनकी गलतियाँ थी ना, इनको सुधारने के लिए ये खाली संशोधन लेकर आए। जो गलती इन्होंने करी उन सबको ठीक किया गया इसके जरिए, किसके जरिए, 44th अमेंडमेंट के। तो ये चीज़ है कि अगर आप किसी को भी अनलिमिटेड पावर देंगे तो डेफिनेटली उसका मिसयूज होना ही होना है। जैसे कोलिजियम है, अभी इन 5 जजेस के पास सारी पावर है, तो इसमें थोड़ा सा डाइल्यूशन ज़रूरी है। आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, चाहे जुडिशरी ही करे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाए, पब्लिक को कुछ बताए, कुछ करे, या एग्जीक्यूटिव को इसका पार्ट बनाए, बट कुछ होना चाहिए।
सिर्फ अकेले ये चलना तो ऐसा ठीक नहीं है। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, मैं अपना ओपिनियन नहीं बता रहा, जो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ। ये मैंने अभी आपको दिखाया वाइस प्रेसिडेंट साहब के, आपको मैंने दिखाया ना ये वाला कोट देखिए, ये देखिए, ये मैं तो नहीं बोल रहा ना, तो मैं आपको सिर्फ एक सबूत के साथ दे रहा हूँ कि ये लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये आप मेरे को अपना ओपिनियन ज़रूर बताना, चाहे कमेंट में आंसर लिखना हो या कहीं भी। और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आंसर राइटिंग में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।